भारत के तटीय मैदान कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान। भारत का जो कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है, तटीय मैदान का अर्थ क्या है कि समुद्र तटीय प्रदेशों में सागरीय लहरों की अपर्दन तथा निक्षेपण क्रियाओं द्वारा निर्मित मैदान। समुद्र तटीय प्रदेशों में सागरीय लहरों की अपर्दन तथा निक्षेपण दोनों क्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव से सागर तटीय प्रदेशों में निर्मित मैदान तटीय मैदान कहलाते हैं। तटीय मैदानों के निर्माण में न केवल सागरीय लहरों की अपर्दन और निक्षेपण का कार्य महत्वपूर्ण है, बल्कि जो कोस्टल रिवर्स हैं, तटीय नदियां, छोटी छोटी जो तटीय नदियां हैं, उनके द्वारा भी अवसादों के निक्षेप से तटीय मैदान का निर्माण होता है। भारत के तटीय मैदान को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और इन दोनों तटीय मैदानों को अलग करता है नागरकोयल नामक कटक। जो नागरकोयल नामक कटक तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है, जो पश्चिमी तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान से पृथक करता है। इन तटीय मैदानों की जो आंकड़े हैं, लंबाई और चौड़ाई, वो अलग अलग स्रोतों में अलग अलग है। यहाँ तक कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, नई एनसीईआरटीज, पुरानी एनसीईआरटीज, इनमें अलग अलग आंकड़े हैं। अलग अलग राइटर्स की बुक्स में भी अलग आंकड़े हैं। आप उससे बहुत प्रभावित नहीं होते हैं, न ही इस तरह के प्रश्न आते हैं इम्तिहान में। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा, आंकड़े बेस्ड प्रश्न, डेटा बेस्ड प्रश्न कम पूछे जाते हैं। और अगर डेटा बेस्ड प्रश्न आते भी हैं तो ओल्ड एनसीईआरटीज को फॉलो करिए, नई एनसीईआरटीज को नहीं। उसी को हम भी फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी घाट पहाड़ियों तथा अरब सागर के मध्य पश्चिमी घाट पहाड़ियों के पश्चिमी भागों में और पश्चिमी घाट पहाड़ियों के समानांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में है। पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है वह यहाँ पर है पश्चिमी घाट पहाड़ियां, पश्चिमी घाट पहाड़ियों के पश्चिम में और अरब सागर कह सकते हैं, तथा पश्चिमी घाट के मध्य पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का विस्तार है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को उत्तर से दक्षिण कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे गुजरात राज्य का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, गुजरात राज्य का जो तटीय मैदान है, उसे सौराष्ट्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र तथा गोवा राज्यों के तटीय मैदान को कोंकण कोस्टल प्लेन, कोंकण तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक राज्य के तटीय मैदान को कन्नड़ या कनारा या कनारी तटीय मैदान कहते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण है कन्नड़ कोस्टल प्लेन, कर्नाटक राज्य के तटीय मैदान को। और केरल राज्य के तटीय मैदान को मालाबार तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं गुजरात राज्य के तटीय मैदान को। गुजरात राज्य के तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य के कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के सहारे होता हुआ दमन द्वीप के निकट तक है। दमन द्वीप तक गुजरात राज्य का तटीय मैदान है। गुजरात राज्य के तटीय मैदान को सौराष्ट्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और यह देश का सबसे, अगर राज्यों में देखा जाए, जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह गुजरात राज्य है। वैसे गुजरात राज्य से भी लंबी समुद्री सीमा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की है। लेकिन यहाँ हम लोग जो 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं
उनमें सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात राज्य। इसका कारण यह है कि भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है वह सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में है। गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है, इसमें 1500 मेगावाट 1500 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की संभावना है। और ये जो खंभात की खाड़ी या पुराना नाम इसका है कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी में 7000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावना है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो हुगली के पास का क्षेत्र है, यहाँ 500 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की संभावना है। इस प्रकार भारत में कुल 9000 मेगावाट 9000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन की पॉसिबल कैपेसिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी 7000 मेगावाट, दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी 1500 मेगावाट, तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा के सहारे जहां पर 500 मेगावाट केवल है, 500 मेगावाट। तो इस प्रकार देखा जाए कि सबसे ज्यादा ज्वार कहां पर आते हैं भारत में, तो गुजरात राज्य के सहारे सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं। ज्वार के कारण, टाइड्स के कारण क्या होता है, गुजरात राज्य का जो तट है काफी कटा फटा है, सबसे ज्यादा डाइजेक्टेड है। जितने भी 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं उनमें सबसे ज्यादा कटा फटा समुद्री सीमा गुजरात राज्य का है। इसीलिए गुजरात राज्य समुद्री नमक के उत्पादन में भी अग्रणी रहता है, क्योंकि कटे फटे सीमा के सहारे जल को रोककर उसका वाष्पन करना और उससे नमक प्राप्त करना आसान हो जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात राज्य की समुद्री सीमा को मुख्य रूप से जिसे सौराष्ट्र तटीय मैदान कहते हैं, इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो कच्छ प्रायद्वीप है, इसके सहारे जो तटीय मैदान है उसे कच्छ तटीय मैदान कहते हैं। और दूसरा काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसके सहारे जो तटीय मैदान है उसे काठियावाड़ तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। जो कच्छ तटीय मैदान है इसका जो उत्तरी भाग है इसे रण के नाम से जाना जाता है। कच्छ का रण या कच्छ का रण कहते हैं, जिसमें जो कच्छ का रण है कच्छ तटीय मैदान में, कच्छ तटीय मैदान का उत्तरी भाग, उसके उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट पार्ट को बड़ा रण कहते हैं, बड़ा रण। और जो इसका उत्तर पूर्वी भाग है उसे छोटा रण कहते हैं। ये जो गुजरात का या कच्छ प्रायद्वीप का रण क्षेत्र है यह कटीले वन और झाड़ियों का क्षेत्र है, मैंग्रोव का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर प्रश्न आ चुका है उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में कि कच्छ के रण में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। अधिकांश लोग मैंग्रोव बता देते हैं। यहाँ मैंग्रोव नहीं होगा। कच्छ या कच्छ के रण में कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार है। और यह जो कटीले वन और झाड़ियों का जो क्षेत्र है वह जंगली गधों वाइल्ड एसेस का महत्वपूर्ण नैसर्गिक निवास क्षेत्र है, नेचुरल हैबिटेट है जंगली गधों का, जो कच्छ का रण है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। हम जो भी प्रश्न सेंटेंस यहाँ पर बोलेंगे उन पर किसी न किसी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न पूछे गए हैं, और डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न होगा वो इन्हीं जो लेक्चर है उसी से आप मैटर निकाल करके डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं। चाहे वो आईएएस का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, नेट है, जेआरएफ है, टीजीटी, पीजीटी और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं, सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे लेक्चर में आपको मिलेगा। जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड प्रश्न। यहाँ जो कच्छ जो तटीय मैदान है उसका विस्तार हम लोग कांडला बंदरगाह तक मानते हैं, और कांडला बंदरगाह से लेकर के दमन द्वीप के निकट तक का जो गुजरात राज्य का तटीय मैदान है उसे काठियावाड़ तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ तटीय मैदान में जो चौड़ाई है, सबसे ज्यादा चौड़ाई वह है यहाँ जो नर्मदा नदी आ रही है, नर्मदा के मुहाने, और उसके दक्षिण में तापी का मुहाना है। नर्मदा और तापी के मुहाने के सहारे काठियावाड़ तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। यह कहीं कहीं 80 किलोमीटर तक है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर की चौड़ाई यहाँ पर मिलती है। यही गुजरात राज्य का सबसे चौड़ा तटीय क्षेत्र है, नर्मदा और तापी के मुहाने के पास। और इसके पश्चिम में जो अरब सागर का मग्न तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है,
उसकी चौड़ाई भी भारत में पश्चिमी जो तट अरब सागर का जो भारत के साथ मग्न तट लगता है, उस मग्न तट की सबसे ज्यादा चौड़ाई नर्मदा और तापी के मुहाने के निकट ही है, 80 किलोमीटर तक। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में सकरा है, इसकी ज्यादा चौड़ाई बस केवल नर्मदा और तापी के मुहाने के निकट है। और नर्मदा तापी के मुहाने के सहारे मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इसके मुहाने वाले क्षेत्र को जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी का वह क्षेत्र जहां पर नर्मदा और तापी नदियों का मुहाना है, उसे माल बैंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एस्चुअरी बनती है, नर्मदा नदी भारत में सबसे लंबी एस्चुअरी या ज्वारनदमुख बनाती है। ज्वारनदमुख या एस्चुअरी इरोजनल लैंडफॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर, किसी भी नदी के मुहाने पर जो अपरदनात्मक स्थलरूप होता है उसे एस्चुअरी, अंग्रेजी में, हिंदी में ज्वारनदमुख कहते हैं। और यहाँ पर मत्स्य उत्पादन की बड़ी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का खारा जल और नदी का ताजा जल मिल करके ब्रैकिश वाटर बनाता है, जिससे मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हम लोग बात कर रहे हैं कोंकण तटीय मैदान की। महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का जो तटीय मैदान है, इसे कोंकण तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी है 20 से 25 किलोमीटर। कोंकण तटीय मैदान की, कोंकण तटीय मैदान में पूरा कोंकण से लेकर के कन्नड़ तटीय मैदान, ये नेशनल हाईवे नंबर 17 यहाँ से गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 17 यहाँ से गुजरता है। और दूसरा यहाँ से क्या गुजरता है, कोंकण रेल मार्ग यहीं से गुजरती है, जो कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान दोनों में विस्तृत है कोंकण रेल मार्ग। तो नेशनल हाईवे नंबर 17 और कोंकण रेलवे जो है वह फिर यहाँ पर है पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जो दर्रे हैं, इन दर्रों के सहारे ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 17 है और कोंकण रेल मार्ग है, वह इस तटीय मैदान को जोड़ता है प्रायद्वीपीय भारत से। कोंकण तटीय मैदान की बात करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के तटीय मैदानों को कोंकण तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई इसकी 20 से 25 किलोमीटर और लंबाई 500 किलोमीटर है। इस तटीय मैदान में दक्षिणी भाग में लैटराइट मृदा की अधिकता है और यहाँ की लैटराइट मृदा में काजू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अल्फांसो प्रजाति के आम का उत्पादन होता है। धान की खेती की जाती है कोंकण तटीय मैदान में। कोंकण तटीय मैदान में परिवहन संचार सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है, जिससे यहाँ की जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। परिवहन और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण यहाँ पर पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है, जिसको लेकर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग अब बात कर रहे हैं कन्नड़ या कनारा या कनारी तटीय मैदान। कर्नाटक राज्य का जो तटीय मैदान है उसे कन्नड़ या कनारा या कनारी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक राज्य, ये जो पूरा पश्चिमी तटीय मैदान है, उसमें सबसे सकरा जो तटीय मैदान है वो कन्नड़ तटीय मैदान ही है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 से 15 किलोमीटर। कई जगहों पर तो मात्र 10 किलोमीटर चौड़ा है। 10 से 15 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई कन्नड़ तटीय मैदान की है और कन्नड़ तटीय मैदान की जो लंबाई है 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है कन्नड़ तटीय मैदान की। ये जो कन्नड़ तटीय मैदान है इसका विस्तार हम लोग कह सकते हैं गोवा के चौरी बीच से कर्नाटक के न्यू मंगलौर तक कन्नड़ या कनारा या कनारी तटीय मैदान का विस्तार है। इस तटीय मैदान में भी रबर की खेती की जा रही है, बागाती कृषि रबर की जा रही है, कहवा की बागाती कृषि की जा रही है, नारियल की बागाती कृषि की जा रही है और ये काजू की भी यहाँ पर खेती की जा रही है। याद रहे कि काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर हो गया है। पहले केरल रहता था प्रथम स्थान पर, लेकिन अब काजू के उत्पादन में, कैशूनट के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। कोंकण तटीय मैदान में काजू का उत्पादन बढ़ गया है। मालाबार तटीय मैदान की अपेक्षा कोंकण तटीय मैदान में काजू का उत्पादन बढ़ गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मालाबार तटीय मैदान के।
अच्छा, अगर ये देखा जाए, एक प्रश्न आता है कि पश्चिमी तटीय मैदान में जो अलग अलग पार्ट हैं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, सौराष्ट्र, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस तटीय मैदान में है? तो कन्नड़ तटीय मैदान का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। इन चारों में, सौराष्ट्र तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला तटीय मैदान कौन सा है? तब इसका आंसर होगा कन्नड़ कोस्टल प्लेन। अब हम लोग बात कर रहे हैं मालाबार तटीय मैदान की। मालाबार तटीय मैदान का विस्तार कर्नाटक के न्यू मंगलौर बंदरगाह से लेकर के कन्याकुमारी के निकट तक 530 किलोमीटर की लंबाई और 25 से लेकर 30 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में है। 25 से 30 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में, और कहां से कहां तक? न्यू मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी के निकट तक लगभग 530 किलोमीटर की लंबाई में मालाबार तटीय मैदान का विस्तार है। वैसे तो संपूर्ण पश्चिमी तटीय मैदान में बहुत से पश्चजल मिलते हैं, बहुत सी लैगून झीलें मिलती हैं। लैगून झीलें समुद्र तटीय प्रदेशों में निर्मित होने वाली झीलें, जिनमें जो तटीय प्रदेश है वहां की छोटी छोटी सरिताओं का ताजा जल भी गिरता है और समुद्र का खारा जल भी पहुंचता है। लैगून झीलों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो संपूर्ण पश्चिमी तटीय मैदान लैगून झीलों और बैक वाटर्स, पश्चजलों के लिए प्रसिद्ध है। बैक वाटर नहीं कहेंगे, बैक वाटर्स कहेंगे। वाटर मीन्स जल होता है और वाटर्स मीन्स जल स्रोत होता है। तो जो बैक वाटर्स और लैगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लैगून लेक या बैक वाटर्स मिलते हैं वो सबसे ज्यादा मालाबार तटीय मैदान में है। उनकी ज्यादा संख्या मालाबार तटीय मैदान में है। केरल राज्य में, यहाँ की जो मलयालम भाषा है उसमें लैगून झीलों तथा पश्चजलों दोनों के लिए बैक वाटर्स, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों के फॉर्मेशन में। लैगून झील और बैक वाटर्स, पश्चजल में थोड़ा सा ही अंतर है फॉर्मेशन में। दोनों तटवर्ती भागों में मिलती है। दोनों में ब्रैकिश वाटर मिलता है। ब्रैकिश वाटर मतलब ताजा जल और खारा जल का मिश्रण, जिसकी लवणता खारा जल से कम हो और ताजा जल से ज्यादा हो, दोनों के बीच की स्थिति होती है ब्रैकिश वाटर। तो जो मालाबार तटीय मैदान है इसमें लैगून लेक्स की संख्या ज्यादा है, जिसको यहाँ के स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल, ये पूछा जाता है प्रश्न कि कहाँ पर लैगून झीलों और पश्चजलों को कयाल कहा जाता है। केरल में मालाबार तटीय मैदान के सहारे बहुत से कयाल मिलते हैं। इसका मालाबार तटीय मैदान का सबसे बड़ा कयाल है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील सबसे बड़ा कयाल है। पूरे न केवल केरल राज्य का सबसे बड़ी लैगून झील है वेम्बनाड झील, बल्कि समूचे पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे बड़ी लैगून झील है वेम्बनाड झील। केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून झील वेम्बनाड झील, समूचे पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे बड़ी लैगून झील तो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील को आने जाने वाले जहाज, कोच्चि बंदरगाह को आने जाने वाले जहाजों को कोचीन, पुराना नाम, नया नाम कोच्चि, तो कोच्चि बंदरगाहों को आने जाने वाले जहाजों को वेम्बनाड झील से होकर गुजरना पड़ता है। ये बहुत से जो प्रवक्ता का एग्जाम होता है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वहां पर ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कोच्चि बंदरगाह को आने जाने वाले जहाज किस झील से होकर गुजरते हैं, तो केरल के वेम्बनाड झील से होकर गुजरते हैं। अगर ये तो क्षेत्रफल में क्या है कि चिल्का झील से इसका क्षेत्रफल कम है, इसलिए देश की सबसे बड़ी लैगून झील नहीं है ये, केवल पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे बड़ी लैगून झील है। लेकिन आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम है, एरिया तो चिल्का झील से कम है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, अर्थात इसमें जो जल की मात्रा है वो चिल्का झील से भी ज्यादा है। अगर पूछा जाए कि आयतन के आधार पर देश की सर्वाधिक आयतन वाली या आयतन के आधार पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है देश की, तब इसका उत्तर चिल्का न होकर वेम्बनाड झील हो जाएगा। मालाबार तटीय मैदान में दो और कयाल बहुत फेमस हैं। एक तो अष्टामुडी कयाल है। अष्टामुडा या अष्टामुडी कयाल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जैसे वेम्बनाड झील रामसर लिस्ट में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। रामसर लिस्ट आर्द्र भूमियों का, ऐसी आर्द्र भूमि जो जैव विविधता में अति समृद्ध है
अति समृद्ध जैव विविधता वाली जो आर्द्र भूमियां हैं उनमें वेम्बनाड झील का भी नाम आता है। उन्हीं का नाम रामसर लिस्ट में सम्मिलित है। रामसर ईरान में जगह है, जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था रामसर में आर्द्र भूमियों के विकास को लेकर के। तो यहाँ पर जो वेम्बनाड झील है और अष्टामुडी झील, ये दोनों का नाम रामसर लिस्ट में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। इस कारण से दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक झील यहाँ पर और है पुन्नामदा-कयाल, केरल की एक झील और है पुन्नामदा-कयाल। पुन्नामदा-कयाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और जो नौकायन प्रतियोगिता यहाँ पुन्नामदा-कयाल में आयोजित की जाती है उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नामक नौकायन प्रतियोगिता पुन्नामदा-कयाल में आयोजित की जाती है, जो केरल के मालाबार तटीय मैदान में है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद देखा जाए जो मालाबार तटीय मैदान है, यहाँ की दो जनजातियां महत्वपूर्ण हैं। मोपला जनजाति महत्वपूर्ण है, नायर जनजाति महत्वपूर्ण है, जो मालाबार तटीय मैदान में निवास करती हैं। नायर जनजाति हिंदू धर्म में विश्वास करती है और मोपला जनजाति इस्लाम धर्म में विश्वास करती है। मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ये दोनों प्रश्न आते हैं। मोपला जनजातियां बहुत चर्चा में रहती हैं और खाड़ी देशों द्वारा इनको आर्थिक मदद मिलने के कारण इनका काफी विकास हुआ है, मोपला जनजातियों का। इसके अलावा यहाँ पर इरूला जनजातियां भी हैं जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के सहारे मसालों की खेती करती हैं। और इरूला जनजातियां न केवल पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के सहारे बल्कि इस मालाबार तटीय मैदान में जहां जहां लैटराइट मृदा मिलती है, मालाबार तटीय मैदान में कहीं कहीं जलोढ़ मृदा भी मिलती है, यहाँ जो लैटराइट मृदा मिलती है वहां पर इरूला जनजातियां काजू की और गरम मसालों की खेती करती हैं। और गरम मसालों का उत्पादन आप जानते ही हैं कि केरल राज्य में सबसे बड़े पैमाने पर होता है। गरम मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है भारत का वो है केरल। वैसे बहुत से मसालों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जीरा है, राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा। मेथी है, राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा। सौंफ के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा। गरम मसालों के उत्पादन में केरल राज्य नंबर 1 है। इसी कारण केरल राज्य को देश के मसालों का बगीचा भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग यही पश्चिमी तटीय मैदान है, इनमें जितने भी प्रश्न आएंगे आप इसको करने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। दोनों में अगर हम लोग तुलना करें तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है, अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा। दूसरा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान के पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है उसका जो मग्न तट है, छिछला सागर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वह कम चौड़ा है। बस केवल बंगाल की खाड़ी के सहारे चौड़ा है और मन्नार की केवल गंगा के मुहाने, बंगाल की खाड़ी नहीं, सॉरी कहना यह था कि बंगाल की खाड़ी का जो मग्न तट भारत के साथ लगता है वह सकरा है। उसकी चौड़ाई केवल यहाँ गंगा के मुहाने के पास पर्याप्त है और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी के सहारे बंगाल की खाड़ी का मग्न तट चौड़ा है। शेष स्थानों पर बंगाल की खाड़ी का जो मग्न तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, छिछला सागर है, उसकी चौड़ाई कम है। जबकि उसके पश्चिम में जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, उसकी चौड़ाई ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के पश्चिम में जो अरब सागर का मग्न तट है वह बंगाल की खाड़ी के मग्न तट की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है। यहाँ का मग्न तट यहाँ के मग्न तट की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है। इस पर प्रश्न आ चुके हैं आईएएस में। ऑब्जेक्ट सेंटेंस बेस्ड जो प्रश्न आते हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न आ चुके हैं। हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की देखा जाए तो यहाँ से पश्चिम बंगाल से गंगा के मुहाने से लेकर के नागरकोयल तक, और इसकी जो लंबाई है 1700 किलोमीटर की लंबाई है इसकी पूर्वी तटीय मैदान की। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 70 से 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौड़ाई है वो है रामेश्वरम के निकट। रामेश्वरम के निकट पूर्वी तटीय मैदान की
चौड़ाई सबसे ज्यादा है और वो लगभग 150 किलोमीटर तक है। और इतना चौड़ा तटीय मैदान न पश्चिमी तट के सहारे और पूर्वी तट के सहारे अन्यत्र कहीं नहीं है। देश का सबसे चौड़ा तटीय मैदान कहाँ मिलता है? रामेश्वरम के निकट। चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। हम लोग बात पूर्वी तटीय मैदान की कर रहे हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करता है। एक अंतर ये भी है, पश्चिमी तटीय मैदान अधिक वर्षा प्राप्त करता है, पूर्वी तटीय मैदान कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण आप जानते हैं, मानसूनी हवाएं यहाँ पर आकर टकराती हैं, जबकि यहाँ पर फेरल का नियम का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर व्याप्त हो जाती हैं, घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होते हुए। पश्चिमी तटीय मैदान में सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार अधिक है। पूर्वी तटीय मैदान में दक्षिणी भाग में कुछ सदाबहार होगा, ज्यादा जगहों पर आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार है। इसके अलावा बहुत से अंतर है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा अधिक मिलती है, यहाँ पर लेटराइट मृदा। पश्चिमी तटीय मैदान में लेटराइट मृदा अधिक मिलती है, पूर्वी तटीय मैदान में जलोढ़ मृदा अधिक मिलती है। पूर्वी तटीय मैदान को जब आसानी से, पूर्वी तटीय मैदान में जो डेल्टा है और छोटी नदियों का मुहाना क्षेत्र है, बड़ी नदियों का भी जो मुहाना क्षेत्र है, वहां पर मैंग्रोव वनों का विस्तार भी यहाँ की अपेक्षा ज्यादा है। पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान में ज्यादा है। हम लोग अब बात कर रहे हैं कि पूर्वी तटीय मैदान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो इस आधार पर करते हैं, राज्यों के आधार पर। जब सामान्य अध्ययन स्तर पर आप पढ़ते हैं, बहुत इस पार्ट को बहुत हल्के में पढ़ते हैं, तब आप कह देते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान या पायन, पायल होता है ल के जगह पर न, पायन घाट भी कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान या पायन घाट कह दिया जाता है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कह दिया जाता है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कह दिया जाता है। अब उत्तरी सरकार को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओडिशा राज्य के तटीय मैदान को उत्कल तटीय मैदान और पश्चिम बंगाल राज्य के तटीय मैदान को बंग तटीय मैदान कह देते हैं। लेकिन हम लोग और डिटेल इसको पढ़ते हैं। अब बात हम लोग कर रहे हैं इसके तमिलनाडु राज्य के तटीय मैदान को। तमिलनाडु राज्य का जो तटीय मैदान है उसको कावेरी डेल्टा से लेकर कृष्णा डेल्टा तक कहते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। इसमें तमिलनाडु राज्य का भी उत्तरी तटीय मैदान आ जाएगा और आंध्र प्रदेश राज्य का दक्षिणी तटीय मैदान कोरोमंडल तटीय मैदान या पायन घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि इसकी जो औसत चौड़ाई है कोरोमंडल तटीय मैदान की, या कह सकते हैं पूरे तमिलनाडु राज्य के तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है वह 100 से 123 किलोमीटर है। 100 से 130 किलोमीटर औसत चौड़ाई है तमिलनाडु राज्य के तटीय मैदान की। अब इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक जो चौड़ाई मिलती है वह रामेश्वरम के निकट है और वह 150 किलोमीटर है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कोरोमंडल तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? पायन, पायन घाट, पायन घाट कहेंगे। अब इसमें देखा जाए दक्षिण से उत्तर तो कई महत्वपूर्ण बीच है। दक्षिण से उत्तर कोरोमंडल तटीय मैदान में जैसे रामेश्वरम के निकट रामेश्वरम बीच, उसके उत्तर में महाबलीपुरम बीच, उसके उत्तर में मरीना बीच। मरीना बीच कहाँ पड़ेगा? चेन्नई में पड़ेगा मरीना बीच। और मरीना बीच के जैसे उत्तर में आएंगे पुलिकट नामक एक लैगून झील है। पुलिकट नामक एक लैगून झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। लेकिन यह एग्जाम में प्रश्न आता है, बहुत से बुक्स में भी लिख दिया है कि पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में है, दोनों राज्यों की सीमा पर है, लेकिन इसका ज्यादा भाग पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में अगर ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न आता है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश राज्य में लिखेंगे। और इसी पुलिकट झील में एक है द्वीप जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप का नाम हो गया है सतीश धवन अंतरिक्ष। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां से सैटेलाइट्स का उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। लंबे समय तक यहां से केवल IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स उपग्रहों का ही प्रक्षेपण किया गया, किंतु वर्तमान समय में इनसैट इंडिया नेशनल सैटेलाइट्स
इनसैट सैटेलाइट्स जो एक प्रकार के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है, उसका भी प्रक्षेपण यहाँ से होने लगा है सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से। ये महत्वपूर्ण पुलिकर झील के अंदर स्थित महत्वपूर्ण एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। पुलिकर झील के मुहाने पर उसी द्वीप पर स्थित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र, हमारे ही नाम से। सतीश धवन जो थे एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उनके नाम से। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखा जाए तो सामान्यतः क्या होता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के तटीय मैदान को कह दिया जाता है उत्तरी सरकार। अब उत्तरी सरकार के दो भाग हो गया, एक तो उड़ीसा राज्य का तटीय मैदान उत्कल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम बंगाल राज्य का तटीय मैदान बंग तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अब उत्कल तटीय मैदान की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या है, इसमें चिल्का झील है। उत्कल तटीय मैदान में चिल्का झील पूरे देश की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील देश की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। चिल्का झील में दो तटवर्ती नदियां गिरती हैं, एक का नाम है दाया और दूसरे का नाम है भार्गवी और दाया नामक दो कोस्टल रिवर्स गिरती हैं चिल्का लेक में। तो इसके जल को बना देती हैं ब्रैकिस, मतलब कम खारा। और ब्रैकिस वाटर जो होता है, ब्रैकिस वाटर मीन्स सैलाइन वाटर प्लस फ्रेश वाटर इज इक्वल टू ब्रैकिस वाटर। तो जो ब्रैकिस वाटर होता है उसमें मछलियों का भी प्रजननता बढ़ जाती है, बहुत से जीवों की प्रजननता बढ़ने की वजह से यहाँ पर जैव विविधता रिच हो जाती है। तो चिल्का झील समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है और है आर्द्र भूमि। इसका भी नाम रामसर सूची में दर्ज है चिल्का झील का। चिल्का झील में ऑलिव रिडले नामक कछुए की एक प्रजाति मिलती है। ये पूरा उत्कल तटीय मैदान के सहारे संपूर्ण उत्कल तटीय मैदान में मिलता है ऑलिव रिडले कछुए की प्रजाति ऑलिव रिडले जनरली जो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के तटवर्ती भाग, विशेष रूप से जहां पर अमेजन का मुहाना है, वहां पर ऑलिव रिडले ज्यादा मिलता है। ऑलिव रिडले कछुए की जो प्रजाति है टर्टल की, वो ज्यादा मिलता है और वही प्रजाति यहाँ भी मिलती है। जो ऑलिव रिडले कछुए की प्रजाति है यह कई औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए इसका तस्करी होता है और इन्हीं कारणों से इसको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। कई जीवों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है चिल्का झील के सहारे। और इसके उत्तर में पड़ेगा पुरी, पड़ेगा कोणार्क पहले पड़ेगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्योंकि काले रंग की जो खोंडालाइट चट्टानें हैं उनसे निर्मित है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्लैक। और जो म्यांमार में बौद्ध मठ हैं उनको कहते हैं पैगोडा। म्यांमार के बौद्ध मठों को पैगोडा कहते हैं। वही जो म्यांमार के बौद्ध मठ जिस शैली में निर्मित हैं, उसी शैली में कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्मित है, इसलिए कोणार्क के सूर्य मंदिर को कह देते हैं पैगोडा। काले खोंडालाइट चट्टानों से निर्मित है, इसलिए ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर का एक उपनाम है और ये भी ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। इसके उत्तर में पुरी है। पुरी आप जानते ही हैं, पश्चिम में द्वारिका, पश्चिम में यहाँ पर गुजरात तट के सारे द्वारिका और पूर्व में पुरी। ये बहुत जो 4 तीर्थ स्थल है भारत के महत्वपूर्ण, उनमें से एक है पुरी। यहाँ पर एक चांदीपुर है। चांदीपुर लंबे समय तक आज भी भारत का प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल परीक्षण स्थल है। चांदीपुर भारत का मिसाइल परीक्षण स्थल है। और चांदीपुर के उत्तर पूर्व में आएंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप समूह है। व्हीलर द्वीप समूह है। यहाँ से भी भारत अपने मिसाइल्स या प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करता है। वर्तमान समय में ये जो व्हीलर द्वीप है, इसका नामकरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के नाम के आधार पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। जो व्हीलर द्वीप है इनका नया नाम हो गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। जिनको क्योंकि यहाँ से मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता है और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हैं क्या, भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मिसाइल मैन के नाम से इस द्वीप का नामकरण, व्हीलर द्वीप का नामकरण हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बंग तटीय मैदान की। जो पश्चिम बंगाल राज्य का तटीय मैदान है इसे बंग तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम बंगाल राज्य का तटीय मैदान है इसे बंग तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। जो डायमंड हार्बर पोर्ट है, डायमंड हार्बर बहुत चर्चा में था, डायमंड हार्बर यहाँ एक बंदरगाह है, उसी के नाम से इस तटीय मैदान को, उस तट के सारे डायमंड हार्बर तट भी कहते हैं, डायमंड हार्बर तटीय मैदान भी कहते हैं। बंग तटीय मैदान कहीं कहीं डायमंड हार्बर तटीय मैदान भी कह देते हैं। वैसे ये पूरा जो उत्कल तटीय मैदान है, बंग तटीय मैदान है, यहाँ पर क्या है कि नदी डेल्टाओं के सहारे और अधिकांश तटीय मैदान में जूट की खेती की जाती है। जूट की खेती यहाँ की जाती है, बड़े पैमाने पर जूट का उत्पादन होता है। धान की खेती की जाती है। बंग तटीय मैदान में तो एक वर्ष में धान की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। जो मालाबार तटीय मैदान है इसमें एक वर्ष में धान की, मोपला जनजातियां जो मालाबार तटीय मैदान में धान की खेती करती हैं एक वर्ष में 2 फसलें उगाती हैं धान की। मालाबार तटीय मैदान में मोपला जनजातियां एक वर्ष में धान की 2 फसलें उगाती हैं और बंग तटीय मैदान में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये अंतर है दोनों जगह पर। और वैसे देखा जाए जब वैकल्पिक विषय के स्तर पर हम तटीय मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको जनरली इस तरह से पढ़ते हैं कि जो कावेरी के दक्षिण में तटीय मैदान है तमिलनाडु राज्य का, बस उसे तमिलनाडु राज्य का तटीय मैदान कह देंगे। और कावेरी और कृष्णा नदियों के मध्य जो तटीय मैदान है केवल उसी के लिए पायन घाट या कोरोमंडल तटीय मैदान शब्द का प्रयोग किया गया है। कोरोमंडल तटीय मैदान कावेरी और कृष्णा नदी डेल्टाओं के मध्य। फिर इसके बाद कृष्णा नदी डेल्टा और गोदावरी नदी डेल्टा के मध्य, कृष्णा नदी डेल्टा और गोदावरी नदी डेल्टा के मध्य का जो तटीय मैदान है उसे काकीनाडा तटीय मैदान कह देते हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य का ही तटीय मैदान है, इसे काकीनाडा तटीय मैदान कह देते हैं या दक्षिणी सरकार कहते हैं। काकीनाडा तटीय मैदान या दक्षिणी सरकार इसे कह देते हैं, काकीनाडा तटीय मैदान या दक्षिणी सरकार। और जो गोदावरी से लेकर महानदी की डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा से महानदी डेल्टा के मध्य का जो तटीय मैदान है इसे ही केवल उत्तरी सरकार कहा गया है। वैकल्पिक विषयों में केवल गोदावरी से लेकर महानदी के मध्य के डेल्टा को उत्तरी सरकार कहा गया है। तो ये वैकल्पिक विषय स्तर पर आप देखेंगे। यहाँ पर पुलिकट झील पर प्रश्न आ चुका है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर प्रश्न आ चुका है, चिल्का झील पर प्रश्न आ चुके हैं। और जब मुख्य परीक्षा होगा तो वहां पर आप केवल महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ अलग बात बता देंगे। काठियावाड़ तटीय मैदान की संरचनात्मक विविधताओं में सबसे ज्यादा संरचनात्मक विविधताओं वाला जो तटीय मैदान है वह काठियावाड़ तटीय मैदान है। यहाँ पर कई चरणों में अपर्दन और निक्षेपण के कई प्रमाण मिलते हैं। बहुत जटिल संरचनाएं हैं इस तटीय मैदान में अन्य तटीय मैदान की अपेक्षा। ऑब्जेक्टिव वाला एक प्रश्न आ जाता है कि भारत का जो मानक मीन सी लेवल है, स्टैंडर्ड माध्य समुद्र तल, वो कहाँ से लेंगे, कहाँ से माध्य समुद्र को मानक मानेंगे। तो यही जो है चेन्नई से क्या करते हैं, चेन्नई के पास में जो मीन सी लेवल है, चेन्नई के पास में जो मीन सी लेवल है उसी को भारत का मानक मीन सी लेवल कहते हैं। और प्रश्न ये आता है बंदरगाहों की जब बात होती है तो पश्चिमी तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह कम हैं। यहाँ पर ज्यादा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल पोर्ट्स ज्यादा हैं। यहाँ पोर्ट मानव ने उसमें बनाया है तो यहाँ पर बंदरगाह ज्यादा हैं। यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान के सारे जो पोर्ट्स हैं वो ज्यादा क्या है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल कम है। जैसे चेन्नई आर्टिफिशियल है, कोलकाता आर्टिफिशियल है, और जबकि मुंबई क्या है, नेचुरल पोर्ट है, कांडला नेचुरल पोर्ट है। तो पश्चिमी तटीय मैदान के सहारे नेचुरल पोर्ट्स ज्यादा हैं और आर्टिफिशियल कम, और पूर्वी तटीय मैदान के सहारे आर्टिफिशियल ज्यादा है, नेचुरल कम। उसका कारण क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान के पश्चिम में जो छिछला सागर है, मग्न तट, उसकी चौड़ाई ज्यादा है इस वजह से।
और पूर्वी तटीय मैदान के पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी का मग्न तट है उसकी चौड़ाई कम है। शेष हम लोग द्वीप समूह को कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।